एक बार फिर आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आने वाली परीक्षाओं में आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। दोस्तों, इससे पहले भी मैं फिजिक्स के बहुत सारे वीडियो बना चुका हूं और पीएटी के लिए जो हमने एक नया चैप्टर शुरू किया है जिसमें पीएटी के पुराने क्वेश्चन पेपर के जो सॉल्यूशंस हैं, जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वह आपको बता रहे हैं। तो इससे पहले मैंने फिजिक्स का एक और वीडियो बनाया था जो कि 2018 के क्वेश्चन पेपर से था। ठीक है, 2018 में क्वेश्चन पूछे गए थे और यहाँ पर इस वीडियो में भी मैं फिजिक्स के क्वेश्चन आपको बताने वाला हूँ। यह क्वेश्चन भी 2018 में पीएटी की परीक्षा में पूछे गए थे। तो जो भी छात्र पीएटी, जीएनटी, पीएनएसटी, पीपीएफटी, पीपीटी या फिर अन्य परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए यह क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपको यहाँ बता दूं कि यहाँ पर जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उनके सॉल्यूशंस मैं एक सेपरेट अलग से वीडियो बनाता हूँ, उसमें प्रोवाइड करता हूँ। यहाँ पर सिर्फ थ्योरी क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ आपको। पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर हम देख लेते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, एक दूरबीन के अभिदृश्यक का व्यास 10 सेंटीमीटर है। दूरबीन का जो अभिदृश्यक है उसका व्यास कितना है? 10 सेंटीमीटर है। यदि 600 nm, यहाँ पर आपको ध्यान देना है, यहाँ लिखा हुआ है nm के प्रकाश का उपयोग किया जाता है तो दूरबीन की विभेदन क्षमता है। इंग्लिश में भी आप क्वेश्चन देख सकते हैं। द डायमीटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ ए टेलीस्कोप इज 10 सेंटीमीटर। इफ ए लाइट ऑफ 600 nm इज यूज्ड देन द रिजॉल्विंग पावर ऑफ द टेलीस्कोप इज। तो यहाँ पर रिजॉल्विंग पावर पूछी गई है। ऑप्शन में आप यहाँ देख सकते हैं 1.37 क्रॉस 10 टू द पावर 5। तो पहला जो ऑप्शन है इसका सही आंसर होगा। ठीक है, पहला ही ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा, 1.37 क्रॉस 10 टू द पावर 5। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। यह क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड है। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है, यदि F बल है, M द्रव्यमान है, V वेग है तो संबंध में F इक्वल टू पी एम वी डिवाइड बाय 1 प्लस Q में P और Q के विमा क्रमशः हैं। तो यहाँ पर P और Q की डायमेंशंस पूछी गई हैं। ठीक है, यहाँ पर एक संबंध दिया हुआ है जहाँ पर F क्या है? फोर्स है। ठीक है, यहाँ पर इस P और इस Q की डायमेंशन पूछी गई है। M मास है, V वेलोसिटी है। तो चलिए हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शंस क्या है हमारे पास? यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 ऑप्शन है, T और T इनवर्स और विमाहीन, विमाहीन और T, LT इनवर्स और LT इनवर्स 2। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वह मैं आपको बता दूं, T इनवर्स और विमाहीन। ठीक है, जो P होगा इसकी विमा क्या होगी? T इनवर्स। ठीक है, और Q जो होगा अपना विमाहीन होगा। ठीक है, डायमेंशन लेस। तो दूसरा ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। जैसे कि मैंने कहा है दोस्तों कि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के आंसर मैं अलग से प्रोवाइड करूंगा, तो इस क्वेश्चन को मैं छोड़ दूंगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक वलय चक्र, ठोस सिलेंडर और एक ठोस गोला जिन सभी के द्रव्यमान और त्रिज्या समान है। एक हमारे पास क्या है? वलय चक्र है। ठीक है, ठोस सिलेंडर है और ठोस गोला है। इन सभी के जो द्रव्यमान है, मास है, वह कैसे हैं? इक्वल है। इन सभी का मास m है। को आनत तल पर नीचे की ओर लुढ़का दिया जाता है। इनमें से कौन सबसे पहले नीचे आएगा? तो यहाँ पर मैं इंग्लिश में भी क्वेश्चन को पढ़ के बता देता हूँ। ए रिंग, ए डिस्क, ए सॉलिड सिलेंडर एंड ए सॉलिड स्फीयर all having the same masses and radius are allowed to roll down on an inclined plane simultaneously. Which of them will come first at the bottom? तो यहाँ पर ऑप्शन है हमारे चक्र, वलय, ठोस गोला, ठोस सिलेंडर। तो जब हम इन चारों चीज़ों को लुढ़काएंगे नीचे, ठीक है, इंक्लाइंड सरफेस पर, इंक्लाइंड सरफेस तो आप जानते ही होंगे
इस प्रकार का जो सरफेस होता है, यहाँ पर सपोज कर लो कि चारों चीज़ रखी हुई हैं, ठीक है। इन चारों को जब हम नीचे लुढ़का रहे हैं तो यहाँ पर नीचे सबसे पहले कौन आएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ठोस गोला। सॉलिड स्फीयर सबसे पहले आएगा, ठीक है। कौन आएगा? सॉलिड स्फीयर। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं, फिजिक्स से फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आपको फार्मूले अच्छे से याद करने हैं, ठीक है। डायमेंशन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जो लेंस वाला हमारा टॉपिक है, जो लाइट वाला, उससे भी अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और सेमीकंडक्टर वाले टॉपिक से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डायोड से। तो इसको भी आपको अच्छे से पढ़ना है। क्वेश्चन है, लाल प्रकाश के लिए एक उभयोत्तल लेंस की फोकल लंबाई FR पाई गई है। जब लाल प्रकाश को नीले प्रकाश से बदल दिया जाता है तो फोकल लंबाई FB पाई गई, तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? क्वेश्चन को आपको समझना है अच्छे से। अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो इसको आप 1 से 2 बार पढ़िए, आराम से समझ में आ जाएगा। यहाँ लिखा हुआ है, लाल प्रकाश के लिए एक उभयोत्तल लेंस की फोकल लंबाई FR है। लाल प्रकाश के लिए, रेड लाइट के लिए जो फोकस लंबाई है वह FR है। जब लाल प्रकाश को नीले प्रकाश से बदल दिया जाता है, R को हमने ब्लू, रेड को ब्लू लाइट से बदल दिया, तो फोकल लंबाई क्या हो गई? अब FB हो गई। तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही? तो इन दोनों फोकल लंबाई में क्या रिलेशन बनेगा, यहाँ पर हमको बताना है, ठीक है। तो ऑप्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं, आप पढ़ सकते हैं इन ऑप्शंस को। मैं आपको सही उत्तर बता रहा हूँ, ठीक है। आप ऑप्शन को अच्छे से देख लीजिएगा। तो सही आंसर होगा वह होगा FR ग्रेटर देन FB, ठीक है। FR ग्रेटर देन FB, FR ग्रेटर देन FB। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। यहाँ पर हमें बताना है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? स्पॉट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। 4 स्टेटमेंट आपको दिए हुए हैं, सही स्टेटमेंट यहाँ पर हमको बताना रहेगा कौन सा स्टेटमेंट सही है। 3 स्टेटमेंट रॉन्ग है। पहला है, अदूरदर्शी व्यक्ति के लिए अभिनेत्र लेंस की शक्ति सामान्य नेत्र की शक्ति से अधिक होती है। दूसरा है, दूरदृष्टिता काल प्रभावन के कारण होती है। तीसरा है, उपयुक्त फोकल लंबाई वाला एक उत्तल लेंस अदूरदर्शी मायोपिक व्यक्ति के लिए आवश्यक होता है। चौथा है, अदूरदर्शी व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है लेकिन निकट की वस्तुओं को नहीं देख सकता। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा, अदूरदर्शी व्यक्ति के लिए अभिनेत्र लेंस की शक्ति सामान्य नेत्र की शक्ति से अधिक होती है, ठीक है। तो जो पहला ऑप्शन है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, अदूरदर्शी व्यक्ति के लिए अभिनेत्र लेंस की शक्ति सामान्य नेत्र की शक्ति से अधिक होती है। द मायोपिया पर्सन द पावर ऑफ द आई लेंस इज मोर देन द पावर ऑफ द नॉर्मल आई। पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। एक आदर्श डायोड द्वारा प्रदत्त प्रतिरोध जब वह पश्च बायसित हो, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय एन आइडियल डायोड व्हेन इट इज रिवर्स बाइस्ड इज। तो यहाँ पर हमें बताना है, जब एक डायोड रिवर्स बाइज में रहता है, ठीक है, तो उसके द्वारा रेजिस्टेंस जो होता है ऑफर्ड क्या होता है, ठीक है। द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय एन आइडियल डायोड व्हेन इट इज रिवर्स बाइज, उसका हमें प्रदत्त प्रतिरोध बताना है, ठीक है, जो प्रतिरोध लग रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा अनंत, इन्फिनिटी, ठीक है। दूसरा ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा अनंत, इन्फिनिटी। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। वह ग्राफ जो समान रूप से त्वरित गति को दर्शाता है, वह ग्राफ जो समान रूप से त्वरित गति को दर्शाता है, एक्सीलरेटेड मोशन को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट और टाइम में हमें ग्राफ दिया हुआ है, यहाँ पर हमारे डिस्प्लेसमेंट है और यहाँ पर टाइम है। अब कौन सा ग्राफ है
यहाँ पर त्वरित गति को दर्शाता है, यह हमें पता करना है। तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट कर्व बने हुए हैं, कहीं स्ट्रेट लाइन है तो कहीं कर्व है। चलिए इसका सही आंसर मैं आपको बता देता हूँ। जो हमारा तीसरा ऑप्शन होगा इसका सही आंसर होगा, ठीक है। तीसरा ऑप्शन जिसमें यहाँ पर टाइम यहाँ पर धीरे धीरे बढ़ रहा है, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ रहा है, और इसके बाद सडनली डिस्प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। टाइम यहाँ से लगभग ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पर टाइम में बहुत ही कम बदलाव होते हैं, बहुत ही लेस चेंजेस होते हैं, ठीक है, बहुत ही कम बदलाव हो रहे हैं। और जो डिस्प्लेसमेंट है बहुत ही स्पीड से यहाँ पर बढ़ रहा है। शुरू में दोनों एकदम प्रोपोर्शनल लिमिट में इंक्रीज होते हैं, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट अचानक से बढ़ने लगता है। तो तीसरा ऑप्शन सही आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है त्वरित गति की। इसके बाद अगला क्वेश्चन न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसको मैं स्किप करूँगा। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टर का सिद्धांत इस पर आधारित है। द प्रिंसिपल ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर इज बेस्ड ऑन। तो नाभिकीय रिएक्टर का सिद्धांत किस पर आधारित हमें बताना है। यहाँ पर बहुत चार ऑप्शन आपको दिए हुए थे, इसका जो सही आंसर होगा वह होगा नियंत्रित नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया पर। नाभिकीय रिएक्टर का सिद्धांत किस पर आधारित है, नियंत्रित नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया पर, ठीक है। कंट्रोल न्यूक्लियर चेन रिएक्शन, दूसरा ऑप्शन इसका सही आंसर होगा कंट्रोल्ड न्यूक्लियर चेन रिएक्शन, नियंत्रित नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, यहाँ पर दिया हुआ है लंबाई एल की एक पतली एक समान छड़ की उसके मध्य बिंदु पर लंबवत एक अक्ष पर परिभ्रमण की त्रिज्या होगी। क्वेश्चन को मैं एक बार और रिपीट करता हूँ। लंबाई एल की एक पतली एक समान छड़ की उसके मध्य बिंदु पर लंबवत एक अक्ष पर परिभ्रमण की त्रिज्या होगी। तो ऑप्शन है यहाँ पर L डिवाइड बाई √2√3, L डिवाइड बाई √3, L डिवाइड बाई √2, L डिवाइड बाई 2। सही आंसर होगा L डिवाइड बाई 2√3। जो पहला ऑप्शन है यहाँ पर सही आंसर होगा L डिवाइड बाई 2√3। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर न्यूमेरिकल है। यह क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। प्रिज्म का अपवर्तनांक यहाँ पर दिया हुआ है। दिए गए प्रिज्म का अपवर्तनांक 1.6 है और प्रिज्म का कोण 10 डिग्री है, तो उसके कारण उत्पन्न विचलन है। तो यहाँ पर हमें डेविएशन बताना है, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द गिवन प्रिज्म इज 1.6 एंड द एंगल ऑफ प्रिज्म इज 10 डिग्री। द डेविएशन कॉज इज, आंसर होगा 6 डिग्री। इसका आंसर क्या होगा, 6 डिग्री। दोस्तों फिजिक्स में आपको मैं बता रहा हूँ, जो भी आपको हर चैप्टर में इम्पोर्टेंट फार्मूले लगते हैं उनको आप लिख लीजिए, एक लिस्ट बना लीजिए, ठीक है। उनको अच्छे से लर्न कर लीजिए, याद कर लीजिए, उनमें किस टर्म को हम क्या बोलते हैं, ठीक है, अच्छे से पढ़ लीजिए। उसके बाद न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बैठिए। तो इस प्रकार से आपकी अच्छी तैयारी होगी, ठीक है। टॉपिक वाइज आप फार्मूले तैयार कीजिए। पहले एक चैप्टर उठाइए, उसमें जितने भी टॉपिक हैं उसके फॉर्मूले लिखिए, फिर दूसरा चैप्टर इस प्रकार से पढ़िए। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। चुंबकीय क्षेत्र बी में m द्विध्रुव आघूर्ण वाले एक चुंबक को 90 डिग्री से घूर्णन कराने में किया गया कार्य होगा √2mb 2mb mb mb डिवाइड बाई 2। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा mb, ठीक है। तीसरा ऑप्शन इसका सही आंसर होगा mb। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक द्रव निहित टैंक के तल में दाब इस पर निर्भर नहीं करता। द प्रेशर एट द बॉटम ऑफ ए टैंक कंटेनिंग ए लिक्विड डज नॉट डिपेंड अपॉन। सही आंसर होगा निचली सतह के क्षेत्रफल, एरिया ऑफ द बॉटम सरफेस, एरिया ऑफ द बॉटम सरफेस। पहला ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन है, निरोधी विभव बनाम आवृत्ति ग्राफ की प्रवणता होती है। द स्लोप ऑफ द स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ। तो
स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच यहाँ पर ग्राफ में क्या रिलेशन होता है हमें बताना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा h डिवाइड बाई ई। ठीक है, पहला ऑप्शन इसका सही आंसर होगा h डिवाइड बाई ई। जो रिलेशन है वह क्या होता है, h डिवाइड बाई ई का होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, एक छोटे विद्युत द्विध्रुव से एक निश्चित दूरी पर स्थित दिया गया एक आवेश अपनी अक्षीय रेखा पर F बल का अनुभव करता है। यदि आवेश की दूरी बढ़ाकर प्रारंभिक दूरी की 3 गुनी कर दी जाती है तो आवेश पर कार्यरत बल बन जाएगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसका सही आंसर मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। ऑप्शन देख लेते हैं, 9F, F डिवाइड बाई 9, F डिवाइड बाई 27, F डिवाइड बाई 3। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा F डिवाइड बाई 27। तीसरा ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, प्रकृति में उपलब्ध मूल बलों में सबसे कमजोर बल है। प्रकृति में उपलब्ध मूल बलों में सबसे कमजोर बल है नाभिकीय बल, स्थिरवैद्युत बल, विद्युत चुंबकीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या होगा इसका आंसर, ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसको हम स्किप करेंगे। ठीक है, और इसके बाद भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं, जो 25वां क्वेश्चन है हमारा। यदि एक रेडियो सक्रिय तत्व का क्षयांक 0.173 है तो इसकी अर्ध आयु है 2s, 4s, 5s, 3s। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 4s। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, 4s। इसके बाद फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि एक कमानी से निलंबित m द्रव्यमान के दोलन की अवधि 1 सेकंड है तो समान कमानी से निलंबित 2m द्रव्यमान के दोलन की अवधि होगी। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा √2s सेकंड। ठीक है, √2s सेकंड। इस क्वेश्चन को आप एक बार और अच्छे से पढ़ लीजिएगा दोस्तों, वीडियो को पॉज करके। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। सही आंसर होगा इसका दूसरा ऑप्शन, √2s सेकंड। ठीक है, दूसरा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक गोली घर्षण रहित सतह पर विराम अवस्था में रखे ठोस खंड को लगती है। एक गोली घर्षण रहित सतह पर विराम अवस्था में रखे ठोस खंड को लगती है और धंस जाती है। इस प्रक्रिया के संबंध में सही कथन है। दोस्तों, एक बॉक्स यहाँ पर रखा हुआ है खंड टाइप का, जो कि घर्षण रहित सतह पर रखा हुआ है। इसमें यहाँ पर एक गोली लगती है और इसमें यहाँ पर ये धंस जाती है। तो इस प्रक्रिया में कौन सा संबंध सही होगा, कौन सा कथन सही होगा, हमें बताना है। गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं है, काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व। ठीक है, सॉरी दोस्तों, पहला जो ऑप्शन है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व, पहला ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा, एक वस्तु को क्षैतिज तल से क्षैतिज परास के लिए कोण पर प्रक्षेपित किया गया उड़ान के दौरान प्राप्त अधिकतम क्षैतिज परास और अधिकतम ऊंचाई में अनुपात क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 4:1, 4:1। दूसरा ऑप्शन इसका सही आंसर होगा 4:1। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे दोस्तों, दो पूर्णतया काले गोले की त्रिज्याएं 1:2 के अनुपात में है। यदि वे समान तापमान में रखे जाते हैं, दोनों को हम सेम टेम्परेचर में रख देते हैं, तो उनमें होने वाले ऊष्माहास का अनुपात क्या होगा। ऊष्माहास का अनुपात यहाँ पर पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 1:4। ठीक है, पहला ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, P1 भी और P2 भी निर्धारित दो प्रतिरोधक विभवांतर भी में श्रेणी में जुड़े हुए हैं, उनमें विसरित कुल शक्ति है। यहाँ पर दिया हुआ टू रजिस्टर्स
rated P1B and P2B are connected in series across a potential difference of V. The total power dissipated in them. तो टोटल पावर यहाँ पर पूछी गई है, ठीक है, दो रजिस्टर्स जो कि सीरीज में जुड़े हुए हैं पोटेंशियल डिफरेंस V के साथ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर मैं आपको बता देता हूँ। सही आंसर होगा चौथा ऑप्शन P1 P2 डिवाइड बाय P1 प्लस P2। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे दोस्तों। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, इस पेपर में न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं, तो आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए अच्छी प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन यहाँ पर इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। एक एमीटर 1 एम्पियर तक पढ़ सकता है। इसका आंतरिक प्रतिरोध 0.8 ओम है। इसके परास को 5 एम्पियर तक बढ़ाने के लिए आवश्यक संटन का मान होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 0.2 ओम। ठीक है, आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ सकते हैं। एक बार फिर से आंसर हो जाएगा इसका पहला ऑप्शन जो है हमारा 0.2 ओम। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। एक प्रत्यावर्ती धारा को इसके माध्यम से गुजार कर दृष्ट धारा में परिवर्तित किया जा सकता है। एक प्रेरक के द्वारा, एक प्रतिरोधक, एक संधारित्र, पीएन संधि डायोड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा पीएन संधि डायोड, पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन प्रेरित ईएमएफ विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के विषय में असत्य कथन है। निम्नलिखित में से कौन प्रेरित ईएमएफ विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के विषय में असत्य कथन है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर मैं आपको बताऊंगा दोस्तों जरूर। यहाँ पर बहुत 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है, काफ़ी बड़े बड़े ऑप्शन हैं, तो मैं इसका सीधा आंसर बता देता हूँ। जो स्टेटमेंट है काफ़ी बड़े बड़े हैं। ठीक है, कुंडली में प्रेरित ईएमएफ स्थापित हो जाता है जब एक कुंडली के माध्यम से स्थिर धारा को गुजारा जाता है। यहाँ पर हमें एक असत्य कथन को बताना था। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग अबाउट इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग होगा उसको हमें बताना था। तो जो हमारा लास्ट ऑप्शन है दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा और इस क्वेश्चन से संबंधित है गलत, रॉन्ग स्टेटमेंट होगा। कुंडली में प्रेरित ईएमएफ स्थापित हो जाता है जब एक कुंडली के माध्यम से स्थिर धारा को गुजारा जाता है। जो 3 सही स्टेटमेंट है वह मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। जब कुंडली में संलग्न चुंबकीय अभिवाह परिवर्तित होता है तो कुंडली में एक प्रेरित ईएमएफ स्थापित हो जाता है। दूसरा है, कुंडली में एक प्रेरित ईएमएफ स्थापित हो जाता है जब उसे चुंबकीय क्षेत्र में स्थानांतरित किया जाता है। तीसरा है, जब परिवर्ती धारा को प्राथमिक कुंडली के माध्यम से गुजारा जाता है तो द्वितीय कुंडली में एक प्रेरित ईएमएफ स्थापित हो जाता है। ऊपर के जो 3 स्टेटमेंट है सही होंगे। अगला क्वेश्चन है, जैसे जैसे धातु की सतह पर पड़ रहे प्रकाश की तीव्रता बढ़ती है तो क्या होता है। निरोधी विभव बढ़ता है, प्रकाश वैद्युत धारा बढ़ती है, बहिक्षिप्त इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा बढ़ती है, धातु की सतह का कार्यफलन बढ़ता है। सही आंसर होगा प्रकाश वैद्युत धारा बढ़ती है। फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीजेस। ठीक है, दूसरा ऑप्शन सही आंसर होगा फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीजेस। अगला क्वेश्चन है, एक एम द्रव्यमान की वस्तु आर त्रिज्या की असमान वृत्तीय गति से गतिशील है। एक एम द्रव्यमान की वस्तु त्रिज्या आर की असमान वृत्तीय गति से गतिशील है। किसी भी समय इसका कोणीय वेग ओमेगा है और कोणीय त्वरण अल्फा है। इस पर कार्यकारी बल का परिमाण है। सही आंसर होगा एम आर रूट के अंदर है ओमेगा का पावर 4 प्लस अल्फा की पावर 2। ठीक है, जो पहला ऑप्शन है इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, विद्युत विभव प्रवणता है, विद्युत विभव प्रवणता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट इज। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा एक सदिश राशि, ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, ए वेक्टर क्वांटिटी, एक सदिश राशि। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन भी हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है, एक फ्लाईव्हील गति पालक चक्र का कोणीय वेग समय ग्राफ नीचे दी गई आकृति में दिखाया गया है। कोणीय त्वरण होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 1.73 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर।
1.73 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। कोणीय वेग समय ग्राफ नीचे दिया हुआ था, यहाँ पर वेलोसिटी कोणीय वेग ओमेगा और टाइम टी के बीच संबंध दिया हुआ था, ठीक है। और कोणीय त्वरण पूछा गया था, ठीक है। क्या पूछा गया था हमसे? एंगुलर एक्सीलरेशन पूछा गया था। सही आंसर होगा 1.73 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अगला क्वेश्चन हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, जब ध्वनि का स्रोत किसी विशेष वेग से एक श्रोता से दूर जाता है, जब ध्वनि का स्रोत किसी विशेष वेग से एक श्रोता से दूर जाता है तो श्रोता द्वारा सुनी जाने वाली आभासी आवृत्ति को कम करके वास्तविक आवृत्ति को 1/3 कर दिया जाता है। श्रोता द्वारा सुनी जाने वाली आभासी आवृत्ति को कम करके वास्तविक आवृत्ति का 1/3 कर दिया जाता है, तब स्रोत का वेग है। तो यहाँ पर स्रोत का वेग पूछा गया है, ध्वनि का वेग होता है 340 मीटर पर सेकंड, यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। इस क्वेश्चन का सही आंसर मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, यहाँ पर सिर्फ सही आंसर बता रहा हूँ मैं आपको। 680 मीटर पर सेकंड, 680 मीटर पर सेकंड, चौथा ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। दोस्तों यहाँ पर हमने पूरे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि जो भी हमारी आने वाली वीडियो है उनका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। और इस बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।